नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वक्त के इस अंक में। मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में हम आपके सामने उन खबरों को लेकर आए हैं जिनके लिए आप जिन पर ये जानना चाहते हैं कि आखिर इन खबरों के पीछे क्या है, इसका एजेंडा क्या है और ये खबरें जानना आपके लिए क्यों जरूरी है। बात होगी केरल के सियासत की, जहां पर शशि थरूर एक बार फिर से केंद्र बिंदु बनकर उभरे हैं। आखिर क्यों कांग्रेस को दिक्कत है शशि थरूर से, और खासतौर पर केरल में शशि थरूर को लेकर कांग्रेस को क्या परेशानी है, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ बात बिहार की सियासत की भी होगी, जहां पर मतदाता सघन पुनरीक्षण को लेकर के एक बार सियासत गर्म है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी दल अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। क्या है ये पूरी खबर और किस तरह से राजनीति करवट ले रही है बिहार में, किस तरह से लगातार बदल रही है राजनीति, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वार प्रतिवार जो हो रहे हैं उसकी भी हम बात करेंगे और इस पर विस्तार से अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर जताया गर्व। कहा, ऑपरेशन के दौरान स्वदेशी तकनीक के जरिए पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त। भारत को नहीं पहुंचा किसी भी प्रकार का नुकसान। एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक पर कानूनी विशेषज्ञों के साथ जेपीसी की बैठक। पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर देश में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर समिति के समक्ष दे रहे हैं प्रस्तुति। बिहार में मतदाता सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम युद्ध स्तर पर जारी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी सुविधा के मुताबिक व्याख्या करने में जुटे सियासी दल। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने BLA को वोटर्स की सहूलियत के लिए लगाया, लेकिन वोटर्स रिवीजन का कर रहे हैं विरोध। बीजेपी ने महागठबंधन के सियासी पाखंड पर उठाए सवाल। केरल में एक सर्वे पर सियासी बवाल। विधानसभा चुनाव में शशि थरूर को बताया सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री चेहरा। तो केरल कांग्रेस के मुरलीधरन ने पूछा, पहले शशि थरूर तय करें वो किस पार्टी में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैचारिक मतभेद के कारण थरूर से कांग्रेस ने बनाई है दूरी। केरल कांग्रेस में शशि थरूर के बयान और लेख का विरोध। और महाराष्ट्र में जबरन या प्रलोभन से धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून जल्द। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए जबरदस्ती या लालच के जरिए धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए किए जाएंगे उपाय। तो सबसे पहले बात होगी केरल की सियासत की, जिसके केंद्र बिंदु बने हैं शशि थरूर। शशि थरूर, दरअसल ये सवाल जरूर उठ रहा है लोगों के जहन में कि कांग्रेस से कितने पास कितनी दूर, और इस बात को शायद केरल कांग्रेस के नेता भी भली भांति समझ रहे हैं, जो उनके आला कमान की मंशा है। केरल कांग्रेस में इन दिनों सियासत गर्म है। अपने ही दल के सांसद शशि थरूर पर पार्टी नेता आक्रामक हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीते दिनों एक सर्वे सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस सर्वे में उन्हें यानी शशि थरूर को केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है। अब इस सर्वे और शशि थरूर की इस पोस्ट को लेकर राजनीतिक घमासान मच गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने अपनी ही पार्टी के नेता पर तंज कसते हुए कहा कि पहले शशि थरूर को यह तय करना चाहिए कि वो किस पार्टी में है। दरअसल थरूर ने इशारों में सीएम बनने की इच्छा जताई, तो मुरलीधरन ने उन पर निशाना साध दिया। मुरलीधरन ने कहा कि सर्वे में भले ही कोई आगे चल रहा हो, लेकिन अगर 2026 के विधानसभा चुनाव में UDF सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री UDF से ही होगा। के मुरलीधरन ने कहा कि हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना है, हमें ऐसे अनावश्यक विवादों में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की केरल इकाई में कई वरिष्ठ नेता हैं जिन पर मुख्यमंत्री पद के लिए विचार किया जाएगा, चाहे कोई भी सर्वेक्षण कुछ भी कहे। तो इसके मायने साफ तौर पर आप निकाल सकते हैं कि मुरलीधरन दरअसल कहना क्या चाहते थे। मुरलीधरन ने कहा कि पार्टी के पास नियमों का एक ढांचा है जिसके अनुसार यह निर्णय लिया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी कि उनकी पार्टी के शशि थरूर अगर आगे चल रहे हैं तो उस पर मुरलीधरन को आपत्ति है। मुरलीधरन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस पार्टी और शशि थरूर के बीच तनातनी चल रही है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंदूर का शशि थरूर ने खुलकर समर्थन किया। इसके बाद जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजा गया भारत की बात रखने के लिए, वो इसका हिस्सा भी रहे। कई मौकों पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं, जो पार्टी को दरअसल रास नहीं आती है। शशि थरूर ने हाल ही में अखबार में लिखे अपने एक लेख में आपातकाल को गलत बताया था, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए थे और उन्होंने इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आलोचना भी की थी। हालांकि थरूर पहले भी कह चुके हैं कि पार्टी के साथ उनका कोई मतभेद नहीं है, लेकिन वो नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हैं। जब भी देश को उनकी जरूरत होगी वो हमेशा हाजिर रहेंगे। थरूर ये भी कहते रहे हैं कि उन्होंने किसी भी मौके पर पार्टी आलाकमान की आलोचना नहीं की है। ऐसे में सवाल ये जरूर उठेगा कि प्रधानमंत्री की सराहना करना या देश के काम के लिए तत्पर रहना किस तरह से कांग्रेस का विरोध हो गया। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने शशि थरूर पर तंज कसा और कहा कि पहले शशि थरूर को तय करना चाहिए कि वो किस पार्टी में है। क्या कुछ कहा उन्होंने, पूरा बयान आइए आपको सुनवाते हैं। അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനിടയായ സാഹചര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരെ ഞങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ കേരളത്തിൽ അത് ബാധിച്ചിട്ടില്ല. അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി കാര്യങ്ങൾ നടത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചു. तो मुरलीधरन दरअसल कह रहे हैं कि केरल कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेता हैं और मुख्यमंत्री 2026 में यूडीएफ से ही बनेगा। केरल में जब पार्टी सत्ता में आएगी तो कांग्रेस से ही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जहां तक शशि थरूर इस सर्वे में आगे चल रहे हैं, उस पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले शशि थरूर तय करें कि वो किस पार्टी में है। तो अगर ये कहा जाए कि मुरलीधरन पार्टी आलाकमान की लाइन टो कर रहे थे तो गलत नहीं होगा। और केरल कांग्रेस में जैसा कि हमने बताया कि इन दिनों सियासत गर्म है और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता विद्या जुड़ी हुई हैं इस वक्त तिरुवनंतपुरम से। उनसे सीधे बात करेंगे। विद्या, स्वागत है आपका। विनया, दरअसल माफ कीजिएगा, विनया स्वागत है आपका। और यही जानना समझना चाहेंगे कि केरल कांग्रेस में बात इस वक्त ये होनी चाहिए कि चुनावों की तैयारी पर पूरा जोर हो, लेकिन शशि थरूर को लेकर ज्यादा व्यस्त लगती है कांग्रेस या उनको लेकर खींचतान ज्यादा है, क्या कहेंगी आप? बात यह है कि शशि थरूर को केरल की आम जनता में एक गहरी स्वीकार्यता है, बहुत बड़ा स्वीकार्यता है। तो ये जो प्रॉब्लम है कांग्रेस के लिए, ये जो शशि थरूर ने यूएन में काम कर चुका है, तो उनको जो एक्सपीरियंस है, जो परिचय है, उसका पूरा इस्तेमाल कांग्रेस ने अभी तक किया नहीं है। जब यूपीए सरकार थे तो उनको एक मंत्री पद दिया था, वो बस स्टेट मिनिस्टर था। तो उसके अलावा उसको ज्यादा जो कोई भी वो कुछ नहीं दिया था, कोई काम नहीं दिया था। मगर अभी मोदी सरकार ने जो कर रहे कि उसका जो परिचय है तो उसका पूरी तरह का इस्तेमाल कर रही है। जो आपने कहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो मंडल था, जो सर्वकक्षी मंडल था, उसको लीड करके थरूर ने विदेश राज्यों पे गए थे और जो इंडिया का हमारा राज्य का इसमें जो पोजीशन लिया है उसका पूरी तरह का एक्सप्लेन भी किया था। तो ये सब ये जो केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी को पसंद नहीं हो रहे, तो इसलिए शशि थरूर को कहीं ना कहीं करके कांग्रेस से बाहर निकालने का कोशिश में भी है। मगर अगर अभी केरला में वो कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अगले साल असेंबली चुनाव आ रहे और अभी 9 साल से वो पावर में नहीं है। तो इसलिए एक पॉलिटिकल सिचुएशन केरला में भी है। तो ये प्रॉब्लम है कांग्रेस के लिए। मगर शशि थरूर जो कर रहे हैं उनको भी ये असली से पता है कि अभी उनके ऊपर कुछ वो कि इनडायरेक्टली तो बोल सकते हैं, मगर डायरेक्टली वो नहीं बोलेंगे। तो शशि थरूर ने तो रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है, उसमें जो आपातकाल में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जो किया है, संजय गांधी ने जो किया है, वो ठीक नहीं था, बिल्कुल गलत किया है, ये सब वो खुल के लिखा है। तो
ये सब कांग्रेस के लिए एक प्रॉब्लम है, मगर वो कुछ अभी डायरेक्टली बोल नहीं सकते। ये तो एक समस्या है कांग्रेस के लिए। जी, कांग्रेस के लिए समस्या एक ये भी है कि जो शशि थरूर की लोकप्रियता है दरअसल उसके विषय में भी हम जानना चाहेंगे किस तरह से जो पब्लिक एट लार्ज है। विनोद मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। लेकिन विनय, आपसे जानना चाहेंगे जो केरल की सियासत में उनकी पैठ, केरल में उनकी लोकप्रियता, क्या ये भी एक बड़ी मुश्किल है कांग्रेस के लिए? एकदम है, क्योंकि वो इतनी साल से यहाँ तिरुवनंतपुरम के एमपी है और उनका जो स्वीकार्यता है वो कई बार कांग्रेस को एकदम समझ में आया भी है। तो अगर कुछ करेगा या कुछ बोलेगा तो अगले साल चुनाव में कहीं ना कहीं करके पावर में आने का, सत्ता में आने का कोशिश में है ये कांग्रेस, तो उसको ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए एक प्रॉब्लम है कांग्रेस में। मगर जब कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम देखेगा तो जो वर्कर्स है, एक पार्ट ऑफ वर्कर है, वो लोग इनको सपोर्ट में है। और शशि थरूर को असली एक पोजीशन में आना, या वो अभी वर्किंग कमेटी मेंबर है, एक पोजीशन में आने के लिए ये जो वर्कर्स है वो लोग भी उनका सपोर्ट दे रहे। अभी ये जो सर्वे के बारे में आपने भी बोला, ये सर्वे के ऊपर अभी कांग्रेस ने बोल रहे कि जो सर्वे है उसमें बोला है कि कांग्रेस कि मुख्यमंत्री जब थरूर होगा तो उसको मैक्सिमम सपोर्ट मिल रहा है और सर्वे में मैक्सिमम लोग उसका सपोर्ट दिया है। मगर अभी कांग्रेस ने बोल रहे ये जो कंपनी है उसने सर्वे किया वो खुद थरूर का ही कंपनी है। एक कंपनी है वो थरूर का वेबसाइट मैनेज कर रहे, वो सेम कंपनी ने ये सर्वे भी किया और इसका सैंपल कहाँ से लिया ये सब कुछ पता भी नहीं है। तो ऐसे बोल के इसका काउंटर कर रहे कांग्रेस ने, मगर डायरेक्टली कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में कांग्रेस की यहाँ के नेता भी नहीं बोल रहे। एक तो मुरलीधरन ने बोला पहला थरूर को बोलना है कि वो किस पार्टी में, कि बीजेपी में या कांग्रेस में, मगर उसके अलावा यहाँ केपीसीसी अध्यक्ष है और जो यहाँ का ऑपोजिशन पार्टी का लीडर है वीडी सतीशन, ये लोग कुछ नहीं बोल रहे इसके बारे में। जी 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 बिल्कुल। विनोद जी, सवाल ये उठता है कि शशि थरूर ने बीजेपी के पक्ष में ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेस इतनी नाराज है, ये भी समझने की जरूरत है। मैं विनिया जो अभी कह रही थी मैं उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि केरल में जो बात अभी है, कल की बात है, ये किसके हैं थरूर। जी, ये किसके हैं थरूर में जो बात आप कह रहे थे कि जिस बात को लेकर मुरलीधरन सवाल उठा रहे हैं, तो क्या अभी एक महीना पहले केरल के एक बड़े अखबार ग्रुप में नेशनल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल शशि थरूर ने की लिखी हुई छपा था। अब उस आर्टिकल में केरल में पहली बार वामपंथी सरकार की तारीफ करते हुए कांग्रेस के एमपी ने एक बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा था और शशि थरूर ने उसमें सीपीएम सरकार की तारीफ की थी कि एक सरकार, वामपंथी सरकार, कम से कम इतने सालों के बाद डिसइन्वेस्टमेंट को लेके, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके पहली बार सोचने की पहल की है। अब वामपंथी सरकार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक ग्लोबल समिट हो रहा है, वहाँ ये डेवलपमेंट बात के लिए वामपंथी सरकार के सोच में एक बात नहीं आई है, तो जाहिर सी बात है केरल में इस बात की तारीफ करने के लिए सबसे पहले आगे शशि थरूर आए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में यह आर्टिकल छपते ही ये मान लिया गया कि वो वामपंथी सोच के और वामपंथी सरकार के तारीफ करने के लिए कैसे शशि थरूर ने एक आर्टिकल लिखा है। इसी तरह से आपने देखा कल शशि थरूर के एक आर्टिकल पे बवाल मचा था जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को लेके लिखा था और आपातकाल को वो देश का एक काला इतिहास बताया था। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तब आपको लगता है कि अभी भी शशि थरूर अपने को एक आजाद पंछी मान रहे हैं। लेकिन ये दिक्कत कांग्रेस पार्टी की है कि वो कह रहे हैं कि आजाद पंछी जो है अब वो तोता बन गया है। अब ये तोता बने हैं या वो आजाद पंछी है, ये सीधे सीधे तो कपिल ये अपना ये जाने, थरूर साहब जाने। लेकिन शशि थरूर एक इंटरनेशनल चेहरा है और इस बात को शशि थरूर ने अपने एक मंचों से, इंटरनेशनल मंचों से प्रूफ किया है जी। अब कांग्रेस में दिक्कत है कि यहाँ आला कमान से बड़ा नेता कोई नहीं हो सकता। अब शशि थरूर की जो इमेज ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ग्लोबल आउटरीच के बाद बना है, जाहिर सी बात है कि अपने केरल में, उनके अपने क्षेत्र में इस बात को लेके तो चर्चा हो रही है कि कांग्रेस पार्टी में एक कद्दावर नेता केरल, कम से कम केरल का वो शशि थरूर है जिसकी पहुंच एक इंटरनेशनल में है, इंटरनेशनल मंचों पे है।
तो आज अगर मुरलीधरन इस बात को ले सकते थे कि कांग्रेस के फेवर का ये सर्वे है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन रहा है, लेकिन उसमें शशि थरूर का नाम है, तो वो उस बात से चिढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि आप आला कमान के बगैर किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होगा, उसकी अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय छवि होगी तो शायद कांग्रेस में इस बात की स्वीकार्यता नहीं होगी। जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस में उस बात की स्वीकार्यता नहीं होगी और शायद इसी पशोपेश में जो कांग्रेस के जो दूसरे नेता है वो पढ़े हैं, या ये कहा जाए कि वो कांग्रेस आला कमान की मंशा को समझ रहे हैं और उसकी लाइन को टो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम बातचीत के लिए। हम आगे आने वाली खबरों पर आपसे फिर से आपके विचार जानेंगे। फिलहाल विनया, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातचीत के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इसके बाद चर्चा होगी कि आखिर बिहार की सियासत किस करवट बैठ रही है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बिहार में जो सियासत इस समय छिड़ी हुई है उसको क्या नाम दिया जाए? इसे अपनी अपनी सियासत कहे या फिर सुविधा की सियासत का नाम दिया जाए, ये भी अपने आप में इस पर विचार करने की बात है कि ये सियासत को क्या नाम है। बिहार में विपक्षी महागठबंधन मतदाता सघन पुनरीक्षण को लेकर भ्रम फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक दल इसकी अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो उनके अंदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है और चुनाव आयोग को निर्देश दिया है। लेकिन सच यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सजेशंस दिए हैं, चुनाव आयोग इसके लिए बाध्य नहीं होगा। इस बीच बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण SIR के तहत अब तक 66.16% यानी 5 करोड़ 22 लाख मतदाताओं के फॉर्म्स एकत्रित किए जा चुके हैं। अब तक 7 करोड़ 89 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से 5 करोड़ 22 लाख एम्यूनरेशन फॉर्म्स जमा हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इस चीज को कर लिया गया है। आयोग के मुताबिक फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई है और मौजूदा रफ्तार को देखते हुए कार्य समय से पहले पूरा होने की संभावना है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग के कुछ सत्यापन को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसकी जमीनी स्थिति, उसकी जमीनी हालत क्या है। जो दल मतदाता पुनरीक्षण को मीडिया में जिसका मुखर विरोध कर रहे हैं, जमीन पर उनके सबसे ज्यादा BLA यानी बूथ लेवल वर्कर्स जो हैं उन पार्टीज के, वो इस काम को पूरा करने में जुटे हुए हैं। चुनाव आयोग की माने तो इस समय बिहार में 77,000 BLO जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उसके अतिरिक्त पार्टियों के 1.5 लाख बूथ लेवल वर्कर्स लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं। यानी कि पार्टियां अपने अपने लेवल पर इस बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को उन्होंने लगा रखा है। CPM ने 578, CPIML ने 1271, कांग्रेस पार्टी ने 16,500, राष्ट्रीय जनता दल ने 47,504, बीजेपी ने 52,669, JDU ने 34,600। इस तरह से राजनीतिक दलों ने 2 गुनी से 20 गुनी तक अपनी ताकत इसमें झोंक रखी है। लेकिन अफवाह का बाजार गर्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चुनाव सुधार कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने निर्वाचन आयोग में आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र के जरिए इलेक्टोरल डेटा के साथ जोड़ने के प्रोजेक्ट की रूपरेखा सदन में रखी है। और जब इसको रखा तो कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। सरकार का मकसद एक व्यक्ति के नाम से कई वोटर ID को खत्म करना था, साथ ही चुनावी प्रक्रिया को त्रुटि रहित बनाना था। लेकिन एक मामले की सुनवाई के दौरान, जब इस मामले की सुनवाई दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि आधार कार्ड या नंबर सिर्फ पहचान के दस्तावेज हैं, ये नागरिकता का कानून नहीं है और नागरिकता के लिए आधार कार्ड नहीं है। लेकिन आज वही विपक्ष आधार कार्ड को नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र मनवाने पर तुला हुआ है।
तो किस तरह से सुविधा के हिसाब से जो ये सियासत है वो बदल गई, ये भी देखने की जरूरत है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा है कि राहुल और तेजस्वी की आस्था सर्वोच्च न्यायालय में नहीं है। जो अपनी राजनीति ऐसे वोटर्स के द्वारा आगे बढ़ाना चाहती हैं जिनके पास संवैधानिक अधिकार वोट डालने का नहीं है, जो नहीं चाहती कि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आए, उनके लिए ये करारा जवाब है। और आज ये सवाल पूछा जाएगा, क्या कहना है तेजस्वी यादव का? सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसको तो मानेंगे आप? राहुल गांधी जी आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से एक दिन पहले आप प्रदर्शन कर रहे थे और स्पष्ट हो रहा था कि इन नेताओं की आस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है। और अब आपको दिखाते हैं 2022 में संसद में हुए जो तकरार है उसकी कुछ तस्वीरें, और उसमें जो गर्मा गर्म बहस हुई थी। उस वक्त कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि आधार का वोट के लिए विरोध किया था कांग्रेस ने, और उनका यह कहना है कि किसी भी तरह से आधार को जो वोटर कार्ड है उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं उस समय की बाइट्स आपको। Mr. Chairperson, sir, the Aadhaar Act does not allow for the linking of the Aadhaar number to the electoral roll. The Aadhaar Act is very explicit. It is an act which is for the targeted delivery of financial and other subsidies, benefits and services. Voting is a legal right. चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है, और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। इसलिए हम इस विधेयक के इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मंत्री जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस किया जाना चाहिए, बिकॉज इट इज बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट। और आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा था कि अगर चुनाव आयोग पर सर्वोच्च न्यायालय में भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। 28 तारीख को इसका फिर सुनवाई होना है, मजबूती के साथ और तथ्यों के साथ उस दिन अपना पक्ष रखेगी इंडिया गठबंधन के अधिवक्ता। लेकिन ये तो जो सवाल खड़े हो रहे थे चुनाव आयोग की मंशा पर, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी बहस के दौरान इस बात पर चर्चा हुई और सवाल खड़े हुए। इतना कम समय में आप कैसे इतने मतदाताओं का पुनरीक्षण कर सकते हैं? पहले ही क्यों नहीं शुरू किया? तो दरअसल मृत्युंजय तिवारी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से जो पुरानी बात थी उससे और अब में जो यू टर्न मारा है वो सभी को देखना चाहिए। और इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही साथ विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं। और विनोद जी, आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें तो दरअसल सबसे बड़ी बात ये लगती है कि जो सुविधा की सियासत है और यू टर्न मारने की सियासत है वो अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में सबसे पहले सामने नजर आ रही है। किस तरह से इस पूरे प्रकरण को अगर व्याख्यायित करने को आपको कहा जाए, कैसे इसको देखते हैं? निखिल, मैं आपकी बात को सुविधा की सियासत से भी आगे बताता हूं कि ये पॉलिटिक्स में हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी जब आप कहते हैं तब आप इस बात को समझते हैं कि आपके पास तर्क होनी चाहिए किसी के विरोध करने का, और उस तर्क में जब आप एक बात जब कल कहते हैं और उसी बात को लेके दूसरी बात में आप कुछ और अलग तर्क गढ़ते हैं, तो ये बात आज इस एसआईआर में देखा जा सकता है। बिहार के एसआईआर का जो आपने विरोध शुरू किया था सारे विपक्ष के गठबंधन ने, वो आशंका क्या थी? तो उस बात को लेके एक बड़ा सा आपने पटना में बिहार बंद का आह्वान किया, और उस बिहार बंद के आह्वान में आपके पास तर्क नहीं थे, तो सीधे सीधे पटना को छोड़ के वो बिहार बंद का कहीं असर नहीं दिखा। आप जनता में सिर्फ भ्रम फैलाते रहे, और ये भ्रम का असर ये हुआ कि इसी भ्रम को लेके फैलाते फैलाते आप सुप्रीम कोर्ट तक आए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं से भी कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं दिया कि एसआईआर पे ये अभी इलेक्शन कमीशन जो अपनी कार्रवाई कर रही है उसको वो बंद कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सजेशन दिया था और उस सजेशन को लेके हम कल से देख रहे हैं कि सारे इंडिया गठबंधन के खास करके और महागठबंधन में हर पॉलिटिकल पार्टी इसको अपनी अपनी जीत बताने में लगे हुए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को किसी कोई निर्देश दिया है? एक सजेशन दिया है और वो सजेशन के रूप में जो 11 पत्र उन्होंने मांगा है चुनाव आयोग ने, उसमें से 1-2 लोगों को शामिल करने के लिए एक सुझाव दिया है। अब इस सुझाव को मानना या ना मानना ये चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है, ये कोई बाध्यता तो है नहीं। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है जो आप अभी दिखा रहे थे 2022 का ये संसद में एक बिल आया था, जो उस बिल में ये सुधार, चुनाव सुधार को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खास करके मोदी सरकार की एक पहल थी, जिस पहल में ये किया गया था ये फर्जी वोट रोकने में क्या आधार एक सबल हो सकता है, और उसने वोटर आईडी को एपिक नंबर को आधार नंबर से जोड़ने की पहल थी। उसका सबसे बड़ा और मुखर विरोध कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सारे पॉलिटिकल पार्टी ने की थी। उस समय उनका तर्क था कि ये आधार नंबर जो है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, इसको आप कैसे आधार से लिंक करेंगे। आज आप सुप्रीम कोर्ट में तर्क दे रहे हैं कि बिहार में तो लोगों के पास आधार छोड़ के दूसरा कार्ड है ही नहीं, तो आप आधार को ही मान लीजिए उसके नागरिकता का प्रमाण पत्र। तो ये राजनीति में जो हिपोक्रेसी है वो हिपोक्रेसी कम से कम इस एसआईआर में एक्सपोज हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि जो राजनीतिक दल इसमें विरोध करने के लिए दिल्ली और पटना में मचाए हुए हैं, उनके कार्यकर्ता 1% नहीं 600% वो अपने कार्यकर्ता को लगा के वहां बीएलए बना के घर घर वो लोगों से अपना मतपत्र का वो मतदाता जो सूची है उसमें कागज से लेके उसको अपलोड कराने तक की सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये हिपोक्रेसी को कम से कम लोगों ने देखा है और मजबूती से इस बात को इलेक्शन कमीशन ने रखा है कि बात जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है वही इलेक्शन कमीशन सही है। बिल्कुल। और संदीप त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं, बहुत सारे सवाल विनोद मिश्रा जी ने उठाए हैं। आप देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जिस हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं, या सीधे शब्दों में अगर कहा जाए जिस पाखंड की बात कर रहे हैं कि 2012 में कह रहे थे कि एपिक नंबर को आधार नंबर से जोड़ने का भरपूर विरोध किया, और अब कह रहे हैं कि नहीं आधार कार्ड तो इसमें होना ही चाहिए, आधार के बिना कैसे काम चल पाएगा। तो तब से लेकर अब तक कितने यू टर्न ले रही है कांग्रेस पार्टी, और या ये कहे जाए विपक्षी गठबंधन, कैसे देखेंगे इसको, कैसे डिफेंड करेंगे? निखिल जी, हिपोक्रेसी को आप लेके आए जो है पाखंड तक, अब हम उसको ढोंग और दोगलेपन तक लेके चले जाते हैं। जी जी, सबका मतलब एक ही होता है। तो विनोद जी मोदी जी को दोगला कह रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, 1% अच्छा नहीं लग रहा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आप समझिए। अब मोदी जी आधार कार्ड का विरोध कर रहे हैं। विनोद जी ने मोदी जी का नाम नहीं लिया है, लेकिन अच्छी बात ये लग रही मुझे कि मोदी जी को कुछ भी कहा जाए आपको अच्छा नहीं लग रहा है नेगेटिव टर्म्स में। ये मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम आपको अगर प्रधानमंत्री के प्रति इतनी श्रद्धा है, आप हालांकि इसको सरकास्टिक वे में कह रहे हैं। जी निखिल जी एक मिनट, धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप जी, धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट। जी धनंजय जी। निखिल जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी सिर्फ एक पार्टी के नेता नहीं है, 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी व्यक्ति जो पद पर हो उसकी पद और गरिमा का सम्मान होना चाहिए। अगर निजी फ्रस्ट्रेशन है किसी को तो अपने निजी फ्रस्ट्रेशन को अपने घर पे रख के आए। अगर आप नेशनल चैनल पर बात कर रहे हैं, आप आरोप लगाइए, खुल के लगाइए, जितना लगाना है उतना लगाइए, लेकिन शब्दों की गरिमा और उसका मर्यादा का ध्यान रखते हुए आप 140 करोड़ आवाम के प्रतिनिधि स्वरूप नरेंद्र मोदी पर बात कर रहे हैं, तो कम से कम शब्दों की गरिमा का ध्यान हो गया। ठीक है संदीप जी, चलिए ऐसी बात ना कही जाए। संदीप जी सुनिए ना, ऐसी बात ना कहें जो किसी को बुरी लगे। उसमें 100 गुणा कर लीजिए, उसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी करती है। तो ये हमने कहा कांग्रेस को कहा भाई, तो हमने कब क्या कहा, कुछ कहा? अरे हिपोक्रेसी कहा गया है ना, हिपोक्रेसी मतलब दोगलापन होता है ना। तो मोदी जी दोगले से आई, वो आधार कार्ड का विरोध करते थे, आज कह रहे अच्छा है। नहीं,
अगर आप कहते हैं अच्छा है, ये दोगलापन नहीं है। आप ठान के आए हैं कि आज बहस आपको नहीं करनी है। हाँ, सच में सच यही है जो विनोद जी ने कहा, आप ये ठान के आए हैं कि आप मुद्दे की बात नहीं करेंगे ना, आप और शायद उसके वजह यह है कि आपके पास उसका जवाब नहीं है। आप अगर आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं तो मैं धनंजय जी के पास जाऊंगा, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो ठीक है। धनंजय जी आपके पास आते हैं, धनंजय जी आपके पास आते हैं, किस तरह से ये आप देख रहे हैं इस सियासत में, इस तरह की सियासत को, क्या इसके मायने हैं, कैसे इसको देखते हैं, क्यों ये जो सारी कवायद हो रही है बिहार में, इसके पीछे की क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, स्पष्ट है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है। कहते हैं संविधान का सम्मान, हाथ में संविधान है और संवैधानिक संस्थाओं से दो हाथ करने को तैयार है। आप देखिए, सिर्फ ईवीएम पर 44 केस 45 केस सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो चुका है। इसको लेकर के आप कोर्ट में हाजिर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनाया वो सबके सामने है। उन्होंने सिर्फ राय दिया और बिल्कुल जो प्रक्रिया चल रही है उसमें 60% कंप्लीट भी हो चुकी है। 2003 में भी 31 दिन में हुई थी, अभी 30 दिन में होनी है। उसके बाद 30 दिन आपको क्लेम करने के लिए मिलेगा। जिनको अपना वोटर आई कार्ड ठीक कराना है, जब चुनाव नाम ठीक कराना है, वो लोग लगे हुए हैं। 60% ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। बीएलए आपके लगे हुए, बीएलओ लगे हुए, तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं। लेकिन सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है। जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जमाल बागची की पीठ ने इसको सुनवाई की, अगला डेट दिया है। और जब स्पष्ट है कि ये भाई एक संविधान के प्रदत्त शक्तियों के अनुसार चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि संविधान की रक्षा करनी है, किससे? कांग्रेस पार्टी से। उस संविधान की आपके यहां तो कल्चर है कि भाई हम हमारी जीत हार तय करेगी कि हम संविधान का कितना सम्मान करेंगे। चुनाव हारने पर और कोर्ट के खिलाफ डिसीजन देने पर आपने आपातकाल लगाया और आज आफत मचा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको हार का अंदेशा पहले हो चुका है कि हम हार जाएंगे। भाई आप इस देश के संविधान और कानून को उतना ही मानती है कांग्रेस जितना उसको जरूरत है। इस देश में जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी होती चली गई, वैसे ही कांग्रेस कुछ सत्ता से दूर होती चली गई और उसी की खींच मिटाने की कोशिश की जा रही है। आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, भाई 11वें चुनाव आयोग रिटायरमेंट के बाद 2-2 टर्म राज्यसभा चले जाते हैं कांग्रेस पार्टी से। 3 साल वो मंत्री रहते हैं, लेकिन वो एकदम निष्पक्ष थे, इसलिए उनको राज्यसभा भेजा गया, इसलिए उनको मंत्री बनाया गया। लेकिन इस तरह की जो बातें आप कर रहे हैं, जिस तरह की गैरबाजी बातें आप कर रहे हैं, देश की जनता जानती है। और जब चीजें सुप्रीम कोर्ट ने अगला आ रहे हैं भाई आपके पास, बहुत तेजी से चल रही है। और दूसरी बात, जो संदीप जी एक शब्द को लेकर के बड़े परेशान हो रहे थे कि ऐसा, तो जब हमारे यहाँ पूर्वांचल से करी है, तो अगर माता और पिता अलग अलग संप्रदाय से आते हैं, उनके बच्चों को ऐसा कुछ कहा जाता है जिस शब्दों की उस तस्दीक कर रहे थे, तो उनके यहाँ कौन है वो बखूबी समझ गए होंगे कि उनके यहाँ कौन है। इस ये सब बातें मत करिए, छोड़िए, लेकिन इस विषय पर नहीं जाते हैं, इसलिए शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का भी मैं सम्मान करता हूं, मैं प्रधानमंत्री का, हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। समान संदीप दीक्षित का भी होना चाहिए, निखिल का भी होना चाहिए, मिश्रा जी का। और मेरा मिश्रा जी के नाम को लेकर के मैं उनके शब्द अपने मुंह में नहीं, अपने शब्द उनके मुंह में नहीं डालूंगा। हम सीधी बात करें कि भाई कहां पे ऑब्जेक्शन है। 2022 में अगर आप पार्लियामेंट के पटल पर इसका विरोध करते हैं और आज जोड़ने की बात, संदीप जी आपके पास आएंगे, सुन लीजिए भाई, उनकी बात सुन लीजिए, आ रहे हैं आपके पास। हाँ जी, ठीक। अब उपदेश आपने शुरू किया, आप देखिए यही बात है, आपने शुरू किया तो सीधे जो है कहां से शुरू किया, जो सवाल पूछा गया उसका आपने जवाब नहीं दिया, जिसका सवाल आपसे पूछा गया उसका जवाब नहीं दिया, इतनी देर तक आप बहस करते रहे। और अभी भी आपका नंबर है, सुनिए एक सेकंड संदीप जी, अभी भी आपका नंबर है, आप जो कहना चाह रहे हैं कहिए, वरना आप अगर आप चाहते हैं बहस में अपनी बात निकालना तो निकालिए। नहीं, हम बिल्कुल नहीं निकालना चाहते। हम वही मुद्दे की बात करते हैं। हिपोक्रेसी की जो बात आई, मैंने उस पर कहा कि अगर हिपोक्रेसी की अगर इस तरीके की बात हिपोक्रेसी या दोगला या ढोंग या पाखंड कहा जाता है, तो ऐसा भारत के राजनीतिक इतिहास में हजारों उदाहरण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का मिल जाएगा। तो ये शब्द उन पर भी लागू होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम बिल्कुल कहीं भी जो है किसी, लेकिन पैदाइशी राहुल गांधी पर ही लागू होता है। अगर माता पिता अलग अलग धर्म से आते हैं, सुन लीजिए, सुनिए तो पहले सुन लीजिए, आपके नंबर पैदाइशी दोगला है। अरे सुनिए भाई धनंजय जी आपके पास दोबारा आएंगे, अभी इनको बीच में दोनों अलग अलग हो, उसकी संतान को दोगला ही कहते हैं दीक्षित। ये चट्टे लोग हैं, चोरी खुल जाएगी। सुनिए भाई, और ये अब इस तरह की बातें मत करिए। तुम नेता हो, दोगले ये सब चट्टे लोग हैं, पैदाइशी दोगला है, लीगल, ये आदमी संवैधानिक, फर्जी की सामाजिक, तभी मैं हर तरह से दोगला है।
अगर तुम अगर दोगले की परिभाषा जानना चाहते हो बाबू, ठंडा तो पूर्वांचल में उत्तर में उसी को कहा जाता है जिसका बाप अलग धर्म से आता है और मां अलग धर्म से आती है और बेटा तीसरे को दोगला ही चाहते हैं। इसलिए अगर प्रधानमंत्री को कोई बात करनी हो, टिप्पणी करने से पहले एक नहीं 100 बार तुम्हें सोचना पड़ेगा। चलिए भाई, ठीक है, व्यक्तिगत मत होइए, आप दोनों लोग व्यक्तिगत मत होइए। नहीं, सुनिए, सुनिए धनंजय जी आप भी सुनिए, संदीप जी आप भी सुनिए। नहीं, सुनिए धनंजय जी आप भी सुनिए और संदीप जी आप भी सुनिए, दोनों लोग सुनिए भाई, सुनिए भाई, इस तरह से नहीं। धनंजय जी आप भी शांत हो जाइए, संदीप जी आप भी शांत हो जाइए। अगर भाई आप देखिए संदीप जी, आप इस तरह से संदीप जी आप अगर इस तरह से इन चीजों को चलाएंगे, आप देखिए जितनी देर से आए हैं 10 मिनट से ज्यादा आप फुटेज ले चुके हैं और आपने एक भी पॉइंट अपना नहीं रखा है। इस बात को आप और हमारे दर्शक ये सभी जान रहे हैं, क्योंकि आप शुरू ही कहीं और से करते हैं जिस पर दूसरों के लिए आप बोलने के लिए वो करते हैं। अगर आप कुछ बताना चाह रहे हैं, अभी मैं आपको थोड़ा समय दूंगा, बताइए। धन्यवाद। देखिए दो चीजें सर, अभी जिस मनीष तिवारी जी बाइट चला रहे थे, ये बातें तब की थी जब आधार कार्ड पूर्णता बने ही नहीं और आप लागू करने की बात कर रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आधार कार्ड आज भारत की 90% योजनाओं को आज संचालित 3 साल पहले आधार कार्ड नहीं बने थे, 3 साल पहले आधार कार्ड नहीं बने थे संदीप जी। सर 90% सरकार ने कहा था, सरकार का उसी सदन में बयान था कि 90% बना हुआ है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आज जब आपकी 90% योजनाएं आप चला रहे हो, उसी आधार कार्ड का जिसका विरोध, ठीक है, अब आपका पॉइंट आ गया। मैं आपसे दूसरा इस पे काउंटर सवाल पूछना चाह रहा हूं। आपका पॉइंट आ गया, सबको समझ में आ गया। सुन तो लीजिए, सबको समझ में आ गया आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप कहना ये चाह रहे हैं, ठीक है, आपका अब दूसरा सवाल सुन लीजिए। इसी पर आपने कहा कि भाई तब 90% बना था, आज उसी पे सारी योजनाएं 100% बन गया है। अब 100% नहीं, अब सवाल यह है कि अब 120% बन गया है। तब 90% बना था, अब 120% बन गया है। इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए पूछा जा रहा है कि अब क्यों जुड़वाना चाहते हो, सवाल ये है। आधार कार्ड सर राज्य सरकारें नहीं बनाती हैं, केंद्र सरकार के अधीन एक स्वतंत्र, अरे फिर वही वाला सवाल, चाहे जो बनाता हो, इस पे सवाल नहीं कि बनाता कौन है, ये तुम्हारी गलती है, ये मेरी गलती, इस पे बात नहीं है। बन गया है 120%। यही सुन लीजिए, कल आपके चैनल पर मैं था, हमने यही कहा कि आज बार बार आधार कार्ड पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वोटर पुनरीक्षण के पहले आप आधार पुनरीक्षण क्यों नहीं करते जब 90% योजनाओं का लाभ उसी के आधार पर आप दे रहे हैं? तो पहली चीज। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में सर एक महत्वपूर्ण बात ये करनी थी। सुप्रीम कोर्ट हम जिस उद्देश्य से गए थे सर, खुश हैं हम, इसलिए खुश हैं सर कि जो चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया था, उस आदेश पर और जो हम जानना चाहते थे चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग तो सर हमको समझ नहीं दे रहा था, हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। वो सुप्रीम कोर्ट में जवाब आया और सुप्रीम कोर्ट एक चीज और बहुत अच्छी चीज की जिसकी चर्चा नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग हलफनामा दे कि एक भी वोटर छूटने नहीं पाएगा। सर जब आप हलफनामा चुनाव आयोग दे देगा, ठीक है, तो आप सेटिस्फाइड हो गए ना? सुनिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अब चलिए आपकी बात मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते तो अब सुप्रीम कोर्ट में कह दिया, सुनिए, तो अब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हाँ भाई कोई भी वोटर हम जो है फर्जी न बनेंगे न बनाएंगे। जो कल के सारे स्टेटमेंट्स हैं, सुनिए मैं उसमें दोबारा, अरे भाई सुन लीजिए, मैं दोबारा उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ। कल उस बहस में हम भी थे, आप भी थे संदीप जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसको दोबारा रिपीट नहीं कर। हमारी जो पब्लिक है, जनता है, वो भी जानती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा था। तो अब आप सेटिस्फाइड हैं, आपके लिए मुद्दा खत्म, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल सहमत है। अगर चुनाव आयोग जो है हलफनामा दे देता है, नहीं तो कोर्ट ने कहा है तो देगा ही, उसने स्वीकार किया देगा। और 25 तारीख तक ये सारा जो पुनरीक्षण है वो भी खत्म हो जाएगा। राफेल के मसले पर हमने देखा किस तरह से हलफनामा दिया गया, फिर कहा गया टेक्निकल। राफेल के मसले पर राहुल गांधी ने माफी मांगी थी, वो वाला प्रसंग बता रहे हैं सर जी? नहीं सर, वो प्रसंग बता रहे हैं जब फर्जी हलफनामा दिया गया था और टेक्निकल फॉल्ट थी। अरे ये भी क्या बात कर रहे हैं, कहाँ की बात क्या कर रहे हैं? विनोद मिश्रा जी के पास जाएंगे। विनोद मिश्रा जी आप ही के बात में थोड़ा वैल्यूएशन कर रहा हूँ। देखिए ये सब जो इतना लंबी भूमिका बना रहे हैं ना, इसके पीछे यही कहा जाता, यही हम लोगों ने पहले चर्चा की थी। आपके पास तर्क नहीं है। राहुल गांधी के जो पटना में ये जोरदार प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन में उनका तर्क था कि महाराष्ट्र में जो बेईमानी हुई है वहाँ के चुनाव, असेंबली के चुनाव में, वही बेईमानी हम इस बात के लिए रोकने के लिए आए हैं। तो क्या आप एक मिनट सुन लीजिए, दूसरों का भी सुन लीजिए सर।
अरे सर सुन लीजिए, दूसरों का भी आप सुन लीजिए। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जो इलेक्टोरल रोल के लिए, सुनिए आप बहुत कर लिए सर, 1 मिनट आप सुन लीजिए। दर्शक को कुछ, अरे दर्शक को कुछ नया भी वैल्यू एडिशन होने दीजिए कि खाली आप ही के बात सुनेंगे। तो महाराष्ट्र की बात जो सवाल, एक मिनट सुनिए तो सही। महाराष्ट्र में जो उन्होंने इलेक्टोरल रोल पे सवाल उठाया था, और वो आज तक राहुल गांधी नंबर्स दिए जा रहे हैं, कभी 70, कभी 75, कभी 90, कभी 1.5 लाख, पता ही नहीं चलता है कि उनका नंबर कहां तक जाएगा। ये कहने से नहीं अब सुनिए तो सही। वही नंबर को अगर ठीक करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इस SIR को लाया है। और जहां तक बात है, आप लोग जो भ्रम फैला रहे हैं कि चुनाव आयोग का ये काम नहीं है नागरिकता साबित करना, नागरिकता ये बताना, ये होम मिनिस्ट्री का काम है। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। आर्टिकल देखिए, आप यही लोगों में आप भ्रम फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। हम लोग पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, सुन लीजिए, हम लोग पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, हमारा काम होता है जो भ्रम आप फैला रहे हैं भाई, ये बात आप लोगों ने कही है। निखिल एक मिनट, उस सियासत के उस भ्रम को दूर करना। सुप्रीम कोर्ट क्या संविधान ने चुनाव आयोग को आर्टिकल 326 याद कर लीजिए, उसमें चुनाव नागरिकता के मामले में नहीं, सही नागरिक के बारे में जांच करने का अधिकार दिया है। और सही नागरिक ही वोटर होगा, यह जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव आयोग का है। और सही नागरिक कौन होगा, यह जब SIR की बात चुनाव आयोग करेगा, तब आप उसको लेके होम मिनिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट, बला बला उसको एक तरह का एक भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। जो SIR है, उस SIR में पहचान आपको साबित करना है कि आप यहाँ के नागरिक हैं, ये आपका ओनस है, आपको साबित करना है। आपको कुछ पेपर मांगेंगे 2003 में, सुन लीजिए जो आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। 2003 से पहले 2003 में इसका SIR हुआ था, सेकंड पुनरीक्षण हुआ था बिहार में। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग कह रहा है कि 2003 तक के जो लिस्ट है उसने अपलोड भी किया है, वो उस पर आप देख लीजिए इलेक्शन कमीशन के साइट पे, उसमें किसी को भी कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है। 2003 के बाद कितने मतदाता मर गए, कितने मतदाता नए उसमें जुड़े हैं, उनकी क्या पहचान नहीं हो? 66% 56% इलेक्टोरल रोल में अगर नए मतदाता जुड़े हैं, और इस फर्जी वोट के लिए राहुल गांधी जब आंदोलन करते हैं, तो इतना तो सब्र करना चाहिए या तर्क होना चाहिए कि महाराष्ट्र में गलत तो बिहार में ये क्या, ये अगर सही करने की कोशिश हो रही है तो ये क्यों गलत हो गया। आपके पास तर्क नहीं है, इसलिए आप जनता के पास में कोई मुद्दे लेके नहीं जा पा रहे। नहीं, सुन लीजिए आंसर दे देता हूं, पूरी बात जितना बोला 10 सेकंड मत लूंगा साहब। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि 2024 के बाद महाराष्ट्र में इतने वोट जुड़े, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 24 वाले को हम वहां भी सही मान रहे थे और यहाँ भी हम सही मान रहे हैं। 24 वाला तो भाई इलेक्शन कमीशन ने ही वोट जोड़े होंगे, जिनको जोड़ा इलेक्शन कमीशन। BLO की फॉर्म जो है सबमिट करता है, BLO ही वोटर बनाता है। अगर फर्जी वोट जुड़े हैं तो फिर मुकदमा होना चाहिए उस BLO के ऊपर, वो चुनाव अधिकारियों के ऊपर जिसने फर्जी नाम जोड़े हैं। बात करते हैं, हम तो 24 वाले को सही मान रहे थे, वहां भी यहाँ भी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, समय बहुत कम है। धनंजय गिरी, जो बात कही जा रही है कि दरअसल कांग्रेस या विपक्ष, जो आप लोग का कहना है कि एक नैरेटिव सेट कर रहा है और ये उनको हार का अंदेशा, इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं, कैसे निपटेंगे इस नैरेटिव से, जिसको आप नैरेटिव कह रहे हैं? वो उनके लिए मुद्दा है, आप उसको नैरेटिव बता रहे हैं, कैसे निपटेंगे इससे? निखिल जी, जस्टिस सुधांशु धुलिया, जस्टिस जयमाल बागची की बेंच ने 2 बातें कही। एक तो कोई छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल बात कही है, लेकिन ये भी कहा है कि आयोग को यह अधिकार है कि कोई अयोग्य व्यक्ति वोटर न बने, इसको भी आयोग चेक करे, और आयोग अपना काम संवैधानिक दायरे में संविधान की प्रदत्त शक्तियों से ही कर रहा है। अभी तो किसी का नाम कटा नहीं, कोई क्लेमेंट आया नहीं, किसी को हटाया नहीं, फिर ये हंगामा खड़ा करना मकसद क्या है? अभी 60% लोगों का उसमें, अगर चुनाव आयोग अपनी उस लिस्ट को, उस मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहा है, उसमें जैसा कि विनोद जी बता रहे थे कि जिनकी मृत्यु हो गई है या जो युवा हैं उनका नाम जोड़ा जा रहा है, या 140% कैसे आधार कार्ड एक्स्ट्रा बन गए, क्या उसकी कहानी है? ये हर देश के जिम्मेवार नागरिक का काम बनता है। ये देश को धर्मशाला नहीं बनाया दिया जा सकता है। हाँ, एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए और एक भी गलत जुटना नहीं चाहिए।
इसी की काम हो रही है। इसमें सारे राजनीतिक दल ने बीएलए लगा रखे हैं, सरकार ने बीएलओ लगा रखे हैं, चुनाव आयोग का तो सही मशीनरियों से सहयोग ले रही है। फिर गलत होने की गुंजाइश बहुत ही कम है, गलत हो जाए तो उसके लिए क्लेम करने का 1 महीना है। सारी प्रक्रिया बिल्कुल चल रही है। इस बीच में हंगामा खड़ा करना और गलत नैरेटिव सेट करना, और कोर्ट ने भी साफ साफ शब्दों में कहा कि भाई उन्होंने राय दिया कि ये चाहे तो आप जोड़ सकते हैं, जबकि ये क्लियर है कि आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड आइडेंटिटी का प्रमाण पत्र नहीं, ये सब लोग जानते हैं। भूटान के लोग भी अगर 10 साल के लिए रहते हैं, इवन एम्बेसी के लोग लंबा रहते हैं तो उनको भी टेम्पररी आधार कार्ड इशू कर दिया जाता है। तो इस तरह से सबको चुनाव में वोट का अधिकार दे दिया जाए, नहीं दिया जा सकता है। इसलिए इस देश को भारत को भीड़ के हवाले नहीं किया जा सकता है। इस लोकतंत्र को मजबूत करना है, जीवंत करना है, प्राणवंत करना है, और इसको अब ऐसी संवैधानिक संस्थाएं कर रही हैं। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान कुछ राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ कहने की बात है। हाथ में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं से दो हाथ। अगर ये हाथ छाप का यही आदत रही है, इसी कारण से इस देश की जनता ने उन्हें साफ कर दिया। ठीक है, चलिए, इसी कारण ठीक है, अब इस बहस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका ये पॉइंट आ गया। संदीप जी अब अगली बार, समय नहीं रह गया, हम ऑलरेडी टाइम एक्सीड कर चुके हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया दर्शकों हमारे साथ इसमें जुड़े रहने के लिए इस चर्चा में, और धनंजय गिरी आपका भी, संदीप त्रिपाठी जी बहुत धन्यवाद। अगली बार आपको हम और ज्यादा समय देंगे, लेकिन आप ये कोशिश करिएगा कि आप टू द पॉइंट बोलेंगे तो आपके पॉइंट सारे आ सकेंगे। विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा होगी कि आखिर मस्खरी से सियासत में आने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन सीरियस पॉलिटिशियंस अगर मस्खरी करने लगे और वो भी विदेश मंत्रालय के मामलों में, तो उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और चर्चा करेंगे कि अगर मस्खरी करते हुए, यानी कि स्टैंड अप कॉमेडियन अगर कोई सियासत में आ जाए तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर सियासत में कोई मस्खरी करने लगे तो उसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, उसका नुकसान भी हो सकता है। मस्खरी और स्टैंड अप कॉमेडियन से सियासत में लौटे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का सियासत में आकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जाने बगैर मस्खरापन करना स्वाद बिगाड़ने वाला साबित होता है। पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर पंजाब के सीएम मान ने एक तंज कसा था। जाहिर है इस पर तीखी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। विदेश मंत्रालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं की आलोचना वाली टिप्पणी की निंदा की और इसे गैर जिम्मेदार करार दिया। मान ने पीएम की विदेश यात्रा पर तंज कसते हुए कहा था कि वो सिर्फ उन्हीं देशों की यात्रा करते हैं जिसकी आबादी मात्र 10,000 है। भगवंत मान ने कहा था कि प्रधानमंत्री कहीं गए हैं, मुझे लगता है कि वो घाना है, वो वापस आने वाले हैं और उनका स्वागत है। एक देश अपनी संप्रभुता और जियोपॉलिटिक्स में भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण होता है। दरअसल ये बात मुख्यमंत्री को समझनी चाहिए। इस बात को मुख्यमंत्री के लिए जानना जरूरी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बिना नाम लिए कहा कि हमने एक राज्य के उच्च अथॉरिटी की ओर से भारत के ग्लोबल साउथ के मित्र देशों के साथ संबंधों को लेकर की गई कुछ टिप्पणियां देखी हैं। ये टिप्पणियां बेहद गैर जिम्मेदाराना, खेदपूर्ण और अशोभनीय हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की मित्र देशों के साथ संबंधों को लेकर ऐसी टिप्पणियां उस पद की गरिमा के अनुरूप कतई नहीं है। भारत सरकार ऐसे किसी भी अनुचित बयानबाजी से खुद को पूरी तरह से अलग करती है, जो हमारे मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों को कमजोर करने का काम करते हैं। एक देश के रूप में प्रधानमंत्री जब विदेश से कोई सम्मान हासिल करते हैं तो वो भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान होता है, और प्रधानमंत्री हर मौके पर इस बात को कहते भी हैं कि ये मेरा सम्मान नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भगवंत मान जिसे छोटा मोटा देश करार दे रहे हैं, वो भारत की तरह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, अपने आप में वो देश है। जियोपॉलिटिक्स में देश का क्षेत्रफल नहीं, उस देश की सामरिक आर्थिक महत्व उसको महत्वपूर्ण बनाता है। ये मस्खरी में समझ में नहीं आएगी ये बात। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति की भी समझ होनी चाहिए।
तो हंसी मजाक ठीक है, मस्करी ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडियन भी होना ठीक है, लेकिन अगर आप सियासत में इस तरह की मस्करी करेंगे तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं और उसके जो प्रतिकूल प्रभाव है वो लोगों पर भी पड़ता है। इसलिए ये जानने की ज़रूरत है कि आप क्या कुछ कह रहे हैं। सीएम भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी के दायरों का जिक्र करते हुए क्या तंज कसा था, आइए आपको सुनाते हैं। इस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी, 10,000, और सबसे बड़ा अवार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ। तो ये बिल्कुल गैर जरूरी बयान है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि सीएम भगवंत मान ने बेहद शर्मनाक बयान दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विदेश में मिलने वाला हर सम्मान हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। जब भारत की चमक और दमक पूरी दुनिया में गूंजती है तो वो क्षण संपूर्ण भारत के लिए 140 करोड़ भारतीयों के लिए मान व सम्मान का विषय होता है, प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक बनता है। पर दुर्भाग्य मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेहुदा, बेहद शर्मनाक, घटिया, मानसिक कुंठा से भरा हुआ बयान दिया है। यह हर भारतीय का अपमान है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह जुड़े हुए हैं अमृतसर से, उनसे बात करेंगे। गुरमीत, आपसे एक तो ये जानना चाहेंगे, जब सियासत की बात होती है तो ये जाहिर तौर पर लोगों को लगता है कि जो उनके नेता हैं वो उनको परिपक्व होना चाहिए। जब किसी देश को लेकर के वो बयान दे रहे हैं तो उनको और ज़्यादा सजग होना चाहिए कोई बयान देते हैं। इस जो बयान आया है भगवंत मान का, उसको किस तरह से पब्लिक देख रही है, किस तरह से जो पॉलिटिशियंस हैं, दूसरे दल के लोग हैं, वो कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए निखिल, जिस समय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बयान दिया तो लोगों को भी ये लगा कि हो सकता है कि एक बार शायद मुंह से निकल गए शब्द, जैसे कई बार हो जाता है, तो क्योंकि मुख्यमंत्री अक्सर इस तरह के बयान प्रधानमंत्री के लिए हो सकता है पहली बार दिए हो, मगर पंजाब की जो सियासत है उसमें बड़े बड़े सियासतदानों के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए ऐसे बयान देते रहे हैं। तो लोगों को लगा कि शायद मुंह से निकल गया हो, उसके बाद MEA का स्टेटमेंट जारी होता है और उसके बाद लगा कि यहां पर फुल स्टॉप लग जाएगा। मगर उसके बाद भी पंजाब विधानसभा का आज सेशन चल रहा था, दूसरा दिन था पंजाब विधानसभा का, सदन के पटल पर उन्होंने वही शब्द दोबारा से दोहराए, जो शब्द जो अभी आप हमारे दर्शकों को सुनवा रहे थे, जो भगवंत मान की ओर से कहे गए, वही शब्द आज उन्होंने सदन के पटल पर दोहराए। और उसके बाद जब वो विधानसभा से बाहर आए तो मीडिया के सामने एक बार फिर से दोहराए कि क्या मैं इस तरह के सवाल नहीं कर सकता, क्या मेरा बोलने का अधिकार नहीं है, राइट टू स्पीच एंड ऑल दिस। मगर यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अगर भगवंत मान के बयान की मैं इसी स्पेसिफिक बयान की बात करूं तो यहां पर उन्होंने अपने बयान में कुछ देशों के नाम ले दिए, मग्नेशिया, गल्वेशिया, ट्रवेशिया। अब जब वो ये सब नाम ले रहे थे तो उस समय आप यकीन मानिए कि जितने भी पत्रकार वहां पर मौजूद थे, पहले तो वो गूगल करने लगे, जिनको उन्हें लगा कि शायद कोई छोटे मोटे देश होंगे, हमें नहीं पता होगा, मगर इस तरह के देश ही एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरा उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जिन देशों में जा रहे हैं प्रधानमंत्री वहां 10,000 की आबादी है। ऐसा कोई देश, कुछ लोगों को यह भी लगा कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो है वहां पर हो सकता है कम आबादी हो, उसको भी जब चेक किया गया तो वहां की आबादी भी 13 लाख से ऊपर निकली। तो ऐसा कौन सा देश है जिसकी मुख्यमंत्री भगवंत मान बात कर रहे थे, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो टिप्पणी है ये पहली बार मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से नहीं की गई है। इससे पहले पंजाब के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुखबीर सिंह बादल, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं और इसके साथ ही पंजाब की सियासत में एक बड़ा नाम है क्योंकि शिरोमणि अकाली दल का चेहरा रहे हैं। अब उनको मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कहते हैं, जब भी कोई वो टिप्पणी करेंगे तो वो एक नाम लेकर बुला देंगे, मंदबुद्धि बच्चा। इस तरह की टिप्पणियां जो है वो मुख्यमंत्री भगवंत मान करते रहे। देखिए मैं विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है और लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए वो अपशब्दों का कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। गुरमीत, मैं दरअसल ये चाहता हूं कि हमारे दर्शक इस डिफरेंस को समझें कि वो किसी को मंदबुद्धि कहते हैं, वो किसी दूसरे नेता को क्या कहते हैं, ये उनका अपना मतलब उनकी समझ है या उनकी अपनी भाषा शैली हो सकती है और इस पर जो वोटर है, जो जनता है, वो उस पर रिएक्ट कर सकती है।
लेकिन जब वो किसी देश की बात कर सकते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने विधानसभा में वही बात कही, फिर जब वो पत्रकारों के सामने आए तो फिर उन्होंने यही बात कही, तो ये समझ होनी चाहिए कि दरअसल ये उनका राइट टू स्पीच नहीं है वो, बल्कि किसी और ना ही वो प्रधानमंत्री को मैलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस देश के खिलाफ ये बात कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि वो उस देश की आबादी छोटे मोटे देश चले जाते हैं, उनको समझना चाहिए कि कोई भी देश छोटा नहीं होता। देखिए निखिल, जब पंजाब में साल 2022 का चुनाव हुआ था तो उस समय बड़े स्तर पर इस तरह की बातें चल रही थी कि आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे जीतेगी, इस पार्टी का तो कोई आधार नहीं है पंजाब में, क्योंकि पंजाब में सियासत एक अलग तरह की चलती है। मगर आम आदमी पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी से जीती और पार्टी को यह लगता है आज की डेट में कि जो कुछ चल रहा है वो सोशल मीडिया के जरिए चल रहा है और सोशल मीडिया पर आप अपना एक चेहरा दिखाते रहिए, अलग अलग तरह के बयान देते रहिए। अब यहां पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को ऐसे बयान देने से बचना होगा और समझना होगा। मुख्यमंत्री के लिए आप समझ लीजिए कि 2 बार सांसद रहे हैं और विधानसभा में पहली बार गए हैं, पहली बार जीतकर ही वो मुख्यमंत्री बने हैं, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं और जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं उस दिन से अपने विरोधियों के पीछे पड़े हुए हैं। और इसके साथ ही अगर आप इंटरनेशनल इशू देखिए, इंटरनेशनल इशू पे मुझे लगता है कि शायद पहली बार ही मुख्यमंत्री ने इस तरह की स्टेटमेंट दी है, मगर पहली बार में ही उन्होंने इतना बड़ा जो है ये एक स्टेटमेंट दिया है जिसका हर तरफ से जो है निंदा की जा रही है। मगर यहां पर मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स और जर्नलिस्टों की ओर से सवाल मुख्यमंत्री के साथ किए गए, मगर किसी सवाल का कोई जवाब मुख्यमंत्री की ओर से नहीं दिया गया। और साथ में मुख्यमंत्री खुद चुनते हैं कि आज उन्होंने किस विषय के ऊपर क्या बयान देना है। और यहां पर निखिल एक और बात बताऊं कि जो अब मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, ये बहुत बड़े कॉमेडियन रह चुके हैं पंजाब के। जी, बिल्कुल 20 साल पहले 15 साल पहले जो इनका इतिहास बचपन में सुनते सबको पता है गुरमीत, तो वो समझते होंगे पंजाब के गांव के हर घर में। जी गुरमीत आपका पॉइंट आ गया, आपकी बात भी समझ गए, आपका पॉइंट आ गया, आपकी बात भी समझ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह दरअसल बहुत ही सीरियस मुद्दा है और सभी दर्शकों को भी यह बात समझने की जरूरत है कि अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी भी नेता के ऊपर, वो अपने देश का नेता हो कोई भी, उसके ऊपर वो अगर गरिमापूर्ण ढंग से बात करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कोई सरकास्टिक कमेंट भी करना चाहता है तो उसके लिए वो इस लोकतंत्र में करते ही रहते हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन जब वो कुछ बोलते हैं और किसी स्वतंत्र देश की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं तो यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी समझना चाहिए और इसकी समझ हमारे ख्याल से हमारे देश की जनता को जरूर है। इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।